चलिए मस्त शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिसका बेसिक ज्योमेट्रिकल नॉलेज आप लोगों को ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में है, लेकिन कुछ उसमें हायर लेवल कंसेप्ट्स और फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हम लोग वेक्टर्स में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। आई होप आपने ये नाम और कंसेप्ट तो सुना हुआ है, सेक्शन फार्मूला। आपने स्कूल में पढ़ा था सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन और सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। आज मैं जिस टेक्निक से पढ़ाऊंगा, अगर नॉर्मल क्लास चलता है तो मैं ऐसी टेक्निक से नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि वीडियो लेक्चर बन रहा, नोट्स में डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको अलग टेक्निक से पढ़ाऊंगा। मतलब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके क्रैक्स पढ़ाऊंगा और प्रेजेंटेशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक लिखूंगा नहीं। जब आप सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन की। तो आप जानते हैं कि सपोज ए बी इज अ सेगमेंट, कि ए बी एक सेगमेंट है। सो इफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन सेगमेंट ए बी, ऐसा हर वो पॉइंट जो सेगमेंट ए बी पे है, बेसिकली दैट मेक्स द टू पार्ट्स, दैट मेक्स व्हाट द डिवीजन ऑफ व्हाट दैट सेगमेंट ए बी इंटरनली। हिंदी में ऐसा हर वो पॉइंट, बिंदु जो सेगमेंट ए बी पर है, मतलब ए और बी के बीच में है, उसके वजह से इस सेगमेंट के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो मैंने सपोज आपको ऐसा बोला कि let us take a point which divides segment AB internally। तो जब मैं, अगर आप यहाँ पे सपोज 10 स्टूडेंट बैठे हैं और मैंने आपको ये सेगमेंट ड्रॉ करके दी और मैंने बोला कि एक पॉइंट लो जो सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है, तो क्या ऐसा जरूरी है क्या कि सारे लोग आप वही एक पॉइंट लेंगे? जो नहीं, क्योंकि AB पर मौजूद, सेगमेंट AB पर मौजूद हर पॉइंट सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है। तो तुम सिर्फ इतना बोलोगे कि टेक अ पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली, तो सिर्फ इतने से काफ़ी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज डिवाइडिंग और एवरी पॉइंट बिटवीन ऑन सेगमेंट ए बी, दैट इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिवाइड्स दैट सेगमेंट ए बी इंटरनली। तो कौन से एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हो, इसके लिए ही आपने 10th में पढ़ा होगा कि प्रोवाइड किया जाता है रेशियो। सो रेशियो से क्या प्रोवाइड होता है? रेशियो से प्रोवाइड होती है उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन जो सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जैसे ये सेगमेंट दिख रही है, तो मैंने बोला कि लेट अस टेक अ पॉइंट P विच डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:3। जब मैं बोल रहा हूं कि P जो पॉइंट है सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, ओके, तो ये एक जनरलाइज्ड कंसीडरेशन है। इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भूटान नेपाल हो, चाहे अपना दुश्मन चाइना हो, हर जगह इफ आई से कि P इज डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:3, you believe me, ratio is always to be taken as the distance from first point is to its distance from second point। मतलब AP अपॉन BP क्या होगा, 2:3 होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट लेना है कि जिसका अगर A से लेंथ 2 है तो B से लेंथ क्या होना चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगेन दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट, द टू पार्ट्स। These are, मतलब these 2 and 3 are not, may not, sometimes may not represent the actual lengths of what AP and BP। कुल मिला के मैं इसको अपनी लोकल भाषा में ऐसा बोलता हूं कि आप क्या करें, इस सेगमेंट AB के 5 इक्वल टुकड़े करें, 5 हिस्से करें, सेम हिस्से, और P को उस तरीके से रखें कि 2 पार्ट्स AP की तरफ A के साइड होने चाहिए और 3 पार्ट्स क्या होना चाहिए, B के साइड होना चाहिए। ये 2:3 हो सकता है कि एक्चुअल लेंथ क्या हो, 4 और 6 हो सकता है कि एक्चुअल लेंथ क्या हो, 6 और 9 हो सकता है एक्चुअल लेंथ 2 और 3 भी हो। तो देखो, जब भी आप डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, जब भी आप डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो रेशियो देना मस्ट है, क्योंकि रेशियो देगा तो ही आप एग्जैक्ट उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं।
जिसके बारे में वो बात की जा रही, जो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप जानते हैं कि डिवीजन दूसरे टाइप का भी होता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। जैसे अगर मैं ये सेगमेंट फॉर एग्जांपल ए बी सेगमेंट लिया जिसकी लेंथ सपोज 6 है, ऐसी है ना, 6 लेंथ लिया, और मैंने कहा कि देयर इज अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट विच डिवाइड्स दिस सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। ऐसा पॉइंट लो जो 1:2 के रेशियो में इस सेगमेंट को डिवाइड करता है। 1:2 मतलब 6 है तो ये 2 हिस्से इस तरफ जाएंगे, 4 हिस्से इस तरफ जाएंगे, तो ये 1:2 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 1:2 के रेशियो में तो मैं इस सेगमेंट को एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता हूं। नाउ इफ आई टेक अ पॉइंट, वन मोर पॉइंट सपोज ऑन लाइन ए बी बट आउटसाइड द सेगमेंट ए बी, अच्छा ये टोटल लेंथ 6 है ना, तो मैं 6 यूनिट्स इधर चले जाता हूं। आई होप आपको जेई वालों को मैंने ये पढ़ाया था, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था। आप देखो ये भी लेंथ 6 है अगर, तो ये पॉइंट Q है अगर, तो आप देखिए रेशियो Q पॉइंट का रेशियो फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट इज टू इट्स रेशियो फ्रॉम सेकेंड पॉइंट, दैट इज AQ इज टू QB 6/12, दैट इज 1:2 होगा। और आप इस पॉइंट को भी देखो P को, इसके लिए भी डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट AP इज टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पॉइंट PB, ये भी क्या है 1:2 है। एक्चुअल लेंथ तो आपको पता है कि ये क्या है 2 है और ये 4 है, मतलब कुल मिला के रेशियो 1:2 है। बताने का मतलब क्या है, ये पढ़ाने का मतलब क्या है? पढ़ाने का मतलब ये है कि अगर किसी सेगमेंट को एक गिवन पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो 2 चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहला, टाइप ऑफ डिवीजन, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सिर्फ रेशियो बोलने से नहीं चलेगा। क्यों रेशियो बोलने से नहीं चलेगा? बिकॉज सेम रेशियो में मैं हर सेगमेंट को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता हूं और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता हूं। तो इसलिए टाइप ऑफ डिवीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद वो रेशियो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ टाइप ऑफ डिवीजन से नहीं चलेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में हर पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और ए बी के बाहर लेकिन लाइन ए बी का हर पॉइंट इस सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मेरे पढ़ाने का कंक्लूजन ये है कि जब भी डिवीजन की बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूलों की बात करते हैं, तो हमेशा आप याद रखें टाइप ऑफ डिवीजन मेंशन करना जरूरी है, और उसके साथ साथ रेशियो मेंशन करना जरूरी है। रेशियो सिर्फ मेंशन करा, टाइप ऑफ डिवीजन नहीं बताया, तो फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों टाइप के डिवीजन में मैं सेम रेशियो में डिवाइड कर सकता हूं, और टाइप ऑफ डिवीजन बताया लेकिन रेशियो नहीं बताया, तो मैं उस पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकता। ये ज्योमेट्री तो पुरानी है। सवाल है कि अब वेक्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नया क्या पढ़ने आए। तो आओ चलो देखते हैं कि इस सेक्शन फॉर्मूलों का वेक्टर में क्या यूज है। अब वेक्टर में देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। थ्योरम का भी प्रूफ है इसमें। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट बोल देता हूं। जैसे कि इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो m:n, क्या बोला? उससे बोला देयर इज अ पॉइंट P विच इज डिवाइडिंग सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2, सॉरी m:n। जनरल मैंने 1:2 बोला क्या पहले भी, क्षमा करें तातेड़, m:n, क्योंकि जनरलाइज पढ़ रहे हैं। सो एक पॉइंट है जो सेगमेंट AB को इंटरनली m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। ज्योमेट्री पुरानी है, जैसे मैंने ले लिया ये AB है, उससे बोला देयर इज अ पॉइंट P डिवाइडिंग m:n। m:n मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। एक्चुअल एग्जाम्पल में आपको क्या रहेगा, वैल्यू रहेगी। तो ये देखो कि देयर इज अ पॉइंट P जो दिख रहा है विच इज डिवाइडिंग, सपोज यू सी सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो m:n। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट अगर m है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पॉइंट n लिया। ये ज्योमेट्री पुरानी है ना। पॉइंट P तो बोल रहा है कि प्रूव दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जिसको R बार से डिनोट करा है उन्होंने, क्या बोला? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P
जिसको आर बार से डिनोट करा है, दे से इट इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, वेयर ए बार एंड बी बार आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और आर बार कौन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, जैसा मैंने एक्सप्लेन करा। देखो थ्योरम का प्रूफ कराने के, मैंने कहा ना मैं कंसेप्ट ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। ज्योमेट्री वही है कि एक पॉइंट पी है जो सेगमेंट ए बी को इंटरनली एम/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा, लेकिन 10th में जो फॉर्मूले थे सेक्शन फार्मूला, जो अभी भी 10th में नहीं बोलना चाहिए, वो तो आज भी आप यूज करते हैं। तो when a point divides segment AB internally in the ratio m/n, the formula which we write, those are in terms of the coordinates of point A, P, B, A, P, B and B। अपन जानते हैं x bar is mx2 plus nx1 upon m plus n y bar। तो वो ज्योमेट्री में से हम लोग क्या डिराइव करते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन डिराइव करते हैं। लेकिन आज क्या बोल रहा है कि अगर ज्योमेट्री वही है कि P पॉइंट अगर सेगमेंट AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो प्रूव करो कि P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब आर बार से डिनोट करा, इज इक्वल टू क्या है, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एन प्लस एन। मतलब आज P के पोजीशन वेक्टर को भी उसने A और B के पोजीशन वेक्टर में एक्सप्रेस करा। तो ये सेक्शन फार्मूला है, सेम ज्योमेट्री में से डिराइव्ड, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए, पी एंड बी। क्या जिन वेक्टर्स का फार्मूला लिखा गया है, क्या वो वेक्टर्स दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे, लेकिन नहीं दिख रहे, लेकिन आप ये जानते हैं वो कौन है, आर बार, ए बार, बी बार कौन है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए, पी, ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होगा ना, होगा ही। तो चलो ओरिजिन लेते हैं, जैसे ये ओरिजिन लिया। नाउ इट इज गिवन ए बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ये ए बार हुआ वेक्टर ओ ए। बी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब वेक्टर ओ बी, बी बार हुआ। और पी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, आर बार दिया हुआ है। भाई सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि ज्योमेट्री वही है जो 10th में थे, लेकिन उसी कंसेप्ट में से हम फॉर्मूला किसके टर्म में डिराइव करते थे, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। आज कोऑर्डिनेट्स के मतलब P के कोऑर्डिनेट्स के बजाय P के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B। ये इसका कंसेप्ट था कि क्या प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है। आओ चलो इसका प्रूफ देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे मैं इसका प्रूफ कराऊं, आगे बढ़ाऊं, चलो देखेंगे। बहुत सुंदर, देखो कैसे प्रूफ करा जाता है। प्रूफ की शुरुआत वैसे ही करेंगे, लेट ए बार, बी बार, पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए, बी, पी रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन हो। अच्छा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बदल गया है, मतलब कोऑर्डिनेट्स के बजाय वेक्टरों में आ रहा है, लेकिन बेसिक इनपुट तो वही है ना। सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, क्या कि P पॉइंट सेगमेंट AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो अगर P पॉइंट AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो उसमें से एक ही रिजल्ट, कंक्लूजन, कंसेप्ट समझता है कि AP अपॉन BP इक्वल टू क्या होगा, m/n। इसके सिवा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, AP अपॉन BP लिखा या AP अपॉन PB लिखा तो कोई फर्क पड़ता क्या उससे? नहीं। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कराऊंगा। AP अपॉन PB लूं कि AP अपॉन BP लूं, जैसे लिखा है अभी वैसा ही है ना। अच्छा, अब आप वेक्टर AP को देखो और वेक्टर PB को देखो। देखा क्या आपने वेक्टर AP और वेक्टर PB? क्या आपको दिख रहे हैं क्या? इतने, ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन इसका क्रैक इतना छोटा है, समझ रहे, इतना छोटा जो अभी मैं बोल रहा हूं उसमें। क्या आपको दिख रहा क्या कि वेक्टर AP और वेक्टर PB सेम डायरेक्शन में? वेक्टर AP और वेक्टर PB सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं, पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे कि नहीं? अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होते हैं। और अब अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्ट कौन सा वेक्टर दूसरे वेक्टर का कितना पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको उनके मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन चाहिए। तो ये AP और PB लेंथ ही है ना, ये लेंथ है AP,
एपी लेंथ है, लेकिन वेक्टरों की भाषा में तो ये मॉड ऑफ वेक्टर एपी है ना दादा, क्योंकि वेक्टर एपी का मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट की लेंथ। और एपी अपॉन पीबी एम बाय एन दिया हुआ है, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर एपी इज इक्वल टू एम बाय एन टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर पीबी, यही तो गिवन है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इसका मतलब वेक्टर AP इज इक्वल टू एम बाय एन टाइम्स वेक्टर PB होगा, ऐसा लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? अच्छा, इसमें और इसमें फर्क है, ये मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन है। मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन कहां से आया? सेगमेंट, मतलब जो P की डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इंटरनली इन द रेशियो MS/N, तो मैग्नीट्यूड्स में से रिलेशन आया। क्या मॉड ऑफ वेक्टर AP ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन है? सिर्फ इसी वजह से ये वेक्टरों का रिलेशन लिखा क्या मैंने? अरे हाँ या ना? नहीं। क्या ये वेक्टर दिखाई दे रहा आपको A बार? क्या ये वेक्टर दिखाई दे रहा B बार? क्या अगर मॉड ऑफ B बार इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ A बार, अगर इसकी लेंथ की डबल है, तो इसका क्या मतलब वेक्टर भी उसका स्केलर मल्टीपल होगा क्या? नहीं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन की वजह से नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर्स कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। कोलिनियर वेक्टर्स का कंसेप्ट है, दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। और कोलिनियर क्यों है? कोलिनियर क्योंकि कॉमन लाइन में है। क्यों कॉमन लाइन में है? क्योंकि P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा, तो P भी AB पे, तीनों पॉइंट्स AP भी कोलिनियर है ना। मास्क के अंदर सो रहे क्या? ऐसी यान कर रही है मास्क के अंदर, पता ही नहीं चल रहा। लोग बड़ा बड़ा इसको, आपको समझ गया मैंने क्या बोला? अगर आपको समझ गया तो खत्म। क्या आप जानते हैं वेक्टर AP को मैं R बार माइनस A बार लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि P का पोजीशन वेक्टर R बार है ना। अरे वेक्टर AB B बार माइनस A बार होता है, तो वेक्टर AB P बार, लेकिन P के बजाय R बार से डिनोट करा, क्योंकि वो फार्मूला R बार इज इक्वल टू M बाय N टाइम्स वेक्टर PB क्या होगा? B बार माइनस R बार। ट्रू दैट वाले इसलिए किए जाते हैं कि आप अपनी अक्ल ना लगाएं, दिखावे पे जाएं, देख देख के रास्ता बनाएं। मुझे R बार का फार्मूला चाहिए ना, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट करते हैं NR बार माइनस NA बार इज इक्वल टू MB बार माइनस MR बार। चलेगा कि नहीं? ये R बार कलेक्ट करा, MR बार प्लस NR बार इज इक्वल टू MB बार प्लस NA बार। सो R बार कॉमन, दिस इज M प्लस N, MB बार प्लस NA बार। So R bar is equal to MB bar plus NA bar upon M plus N. Answer. Hence proved. नहीं समझा? क्योंकि ज्योमेट्री पुरानी है ना, ज्योमेट्री सेम है ना, तो फॉर्मूला भले पुराने जमाने में, जो पुराना नहीं बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स का और इसका बिहेवियर सेम है। जैसे कोई वो जो सेक्शन फार्मूला है वो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में चलता है, लेकिन उसी ज्योमेट्री में से इफेक्ट कहां पर आया? उनके पोजीशन वेक्टर्स में। समझ रहे हैं? जैसे ये गांधी है, अगर ये इंसान गंदा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब प्रॉब्लम गंदा कहां है? इसकी आत्मा गंदी है। सॉरी, तो आज जिंदा है तो भी गंदा था, और जब ये जाएगा तो इसकी आत्मा भी बुरा लगा तेरे को? गंदा बोला तो समझ रहे? तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि क्योंकि समझ रहे ना, थीम वही है कि देयर इज अ पॉइंट P which is dividing segment AB internally in the ratio MS/N. So maybe you get the formula in terms of coordinates, or maybe there is a formula in terms of what? Position vectors. The behavior will be same, क्योंकि उसकी आत्मा, उसका एहसास, उसका कंसेप्ट सेम है। अगर आपको समझा तो आप सिर्फ ये डायग्राम बनाएं, इसका सिस्टमेटिक थ्योरम की स्टेटमेंट और सिस्टमेटिक संस्कारी रामायण वाला मेथड मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दूंगा। आप सिर्फ डायग्राम बनाएं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। रिपीट करूं क्या? ठीक है, फिर ये लिखिए, फिर और सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन भी करते हैं। जब सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन किया, अचानक एक बात याद आ गई, तो आपको दिख रहा वेक्टर AP और वेक्टर PB दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे।
तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया, हो सकता है आपके मन में दुविधा ना आए कि ये m/n नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? दादा ओ मामा, m/n नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि m/n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो रेशियो ऑफ टू लेंस है, तो इसीलिए वो m/n पॉजिटिव ही है। और क्योंकि मुझे दिख रहा कि वेक्टर AP और वेक्टर PB दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होगा, और वो इसीलिए वो m/n लिया। जैसे सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन करा, वैसे ही अब हम लोग सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसा बोला गया है कि देयर इज अ पॉइंट P, सपोज इट डिवाइड्स सेगमेंट AB एक्सटर्नली। क्या बोला उसने कि एक P पॉइंट है जो सेगमेंट AB को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। अगर पॉइंट P सेगमेंट AB को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो एक्सटर्नली से यह पता चलता है कि P पॉइंट सेगमेंट AB के बाहर है, लेकिन लाइन AB पर है। और क्या पता चलता है कि लेंथ AP अपॉन लेंथ PB इक्वल टू m/n होगा, है कि नहीं? AP अपॉन PB इक्वल टू m/n, रेशियो ऑफ लेंस ऐसा होगा। अब स्टूडेंट ये बोलता है कि सेगमेंट AB के बाहर है, तो सर मैं किस तरफ लूं, इस तरफ या उस तरफ? तो एग्जैक्ट में किस तरफ लूं और किस तरफ भी मैं कहां पे लूं, उसी लिए तो रेशियो दिया जाता है। सोचो m/n, अगर m बड़ा होगा और n छोटा होगा तो पॉइंट A से दूर और B के पास होगा, तो ऑब्वियस है कि इस तरफ होगा। और कितना दूर कितना पास होगा, वो तो उसके लिए लेंथ से पता चल जाएगा। और m अगर n से छोटा होगा तो पॉइंट A के पास और B के दूर होगा, तो A के साइड होगा। अब एग्जैक्ट कितना होगा, तो उसके लिए तो एग्जैक्ट रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो सर यहाँ पे कहां पर ले? यहां पर आप कहीं पे भी ले सकते हैं, क्योंकि m और n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो सर कहीं पे भी लेंगे तो थ्योरम का प्रूफ होगा कि नहीं? यस, बिल्कुल होगा। तो ओनली कंसेप्ट इज गिवन कि P पॉइंट इज डिवाइडिंग सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। सो आप सेगमेंट AB के बाहर P पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी भी साइड ले सकते हैं, कितने भी डिस्टेंस पर ले सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल मैं उसको यहां लिया जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आप चाहें तो उस तरफ लें, थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। हाँ, ये शो करना जरूरी है, सिर्फ इतने से नहीं चलेगा। इस डायग्राम से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि P पॉइंट जो है वो सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। इसका मतलब दिया हुआ है कि AP/PB, यानी अगर लेंथ AP m है, अगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो रेशियो ऑफ लेंस है, तो लेंथ BP कितना होगा? n होगा। दीज आर नॉट द एक्चुअल लेंस, वो लेंस का क्या है? रेशियो है। तो AP/BP m/n हुआ। अब सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन में जब P पॉइंट सेगमेंट AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो फार्मूला आपको इजी है, वैसे ही है ना, जैसे x बार mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n था ऐसे, तो वैसे ही r बार क्या था? mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। तो वैसे ही सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, कॉमन सेंस लगाओ, क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स का क्या था? mx2 माइनस nx1, mx2 पहला m दूसरे के साथ है, तो वैसे ही यहां क्या होगा? mb बार माइनस na बार अपॉन m माइनस n। उम्मीद है आपको समझा। आओ चलो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? एक ही तो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइंट P जो है वो सेगमेंट AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। उसमें से एक ही कंक्लूजन निकालते हैं कि AP अपॉन PB m/n होगा। अब वेक्टरों में जाना है, वेक्टरों में रिजल्ट बनाना है, तो इसका मतलब वेक्टरों की भाषा का मतलब है कि AP का मतलब वेक्टरों की दुनिया में क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर AP, मतलब वेक्टर AP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m/n टाइम्स PB मतलब मॉड ऑफ वेक्टर PB का मैग्नीट्यूड। ये जो डिवीजन दिया हुआ था और रेशियो दिया हुआ था, उससे अपने को संबंध मिला सिर्फ इस वेक्टर AP और वेक्टर PB के क्या मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन मिला।
तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन होने से वेक्टरों में रिलेशन पैदा नहीं होता। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केलर मल्टीपल है, ये तो हमेशा ही होगा। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कुछ टाइम हाफ अगर होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन नहीं चाहिए। वेक्टरों में स्केलर मल्टीपल तब आता है जब वेक्टर्स कैसे हो, पैरेलल हो, जब वेक्टर्स कैसे हो, कोलिनियर हो, जब वेक्टर्स कैसे हो, सेम या चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां आप देखो वेक्टर एपी, मैंने किसके बारे में बात करी, वेक्टर एपी के बारे में, और दूसरा कौन सा है, वेक्टर पीबी। समझ रहा, वेक्टर एपी, और याद आ रहा ना, अखियां मिलाऊं, बहुत अखियां मिलाया उस दिन। वेक्टर एपी और वेक्टर पीबी दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव स्केलर मल्टीपल होंगे। और कितने नेगेटिव स्केलर मल्टीपल होंगे दोनों, उसके लिए अपने को उन वेक्टरों के मैग्नीट्यूड्स में संबंध, रिलेशन चाहिए। वी हैव टू सी हाउ देयर मैग्नीट्यूड्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। सो वी नो कि वेक्टर एपी का मैग्नीट्यूड वेक्टर पीबी के मैग्नीट्यूड का m/n टाइम्स है, और डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है। तो डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है तो वेक्टर एपी जो है निगेटिव स्केलर मल्टीपल होगा किसका, वेक्टर पीबी का, और m/n तो निगेटिव नहीं होगा, वो तो रेशियो ऑफ लेंस है। तो इसीलिए कॉमन सेंस कंसेप्ट रट्टा मारने से नहीं होगा, अपने को दिख रहा डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए यहां पर -m/n टाइम्स वेक्टर पीबी होगा। समझा क्या ये आपको? अगर समझा तो ये क्रैक हो गया। फिर से वेक्टर एपी आर बार माइनस ए बार। अच्छा, आर बार माइनस ए बार क्यों लिया? क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर सभी बुक्स में स्टेटमेंट्स में आर बार दिया हुआ है, इज इक्वल टू -m/n टाइम्स वेक्टर पी बी बी बार माइनस आर बार। तोड़फोड़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एन आर बार माइनस एन ए बार इक्वल टू -m/b बार प्लस m/r बार। मुझे r बार चाहिए, सो m/r बार माइनस n/r बार। ये देखो m/r बार है, ये उधर जाएगा -n बार, ये इधर आएंगे तो m/b बार प्लस -na बार। 11 से मेहनत कर रहा हूँ, कौन किस साइड गया आपको समझ रहा है अभी। तो r बार इज r बार कॉमन, m-n इज इक्वल टू m/b बार माइनस na बार। सो दिस शोज कि r बार इज इक्वल टू m/b बार माइनस na बार अपॉन m-n। मैंने कहा क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री वही है, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन वाली, इसीलिए फार्मूलों के जो बिहेवियर है वो भी वैसे ही है। बस वो जो पुराने फार्मूले हैं वो ज्योमेट्री में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में है, यहाँ पर फार्मूले उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स में है। बाय द वे डायग्राम जिन वेक्टरों के टर्म में फॉर्मूले है वो इस डायग्राम में नहीं दिख रहे, क्योंकि फॉर्मूला किसके टर्म में है, ए बार बी बार और आर बार के टर्म में। तो ए बार बी बार आर बार कौन है, वो पोजीशन वेक्टर्स है किसके, ए बी और पी के। कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन व्हाट ओ। तो ये है मेरा ए बार, ये है मेरा बी बार, ये है मेरा आर बार। आया क्या समझ? अभी देखो मैंने जो दो वेक्टर्स लिए वो ए बी और पी बी लिए, आया समझ में? कुछ बुक्स में ए पी और पी बी के बजाय ए पी और बी पी लिया हुआ है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ m/n होगा, m/n होगा तो यहाँ क्या होगा, bp होगा। तो बात वही हो जाएगी, इधर नेगेटिव है b बार माइनस आर बार है, इधर पॉजिटिव होगा तो r बार माइनस b बार फॉर्म। इसलिए सोच सही होनी चाहिए, कंसेप्ट सही होने चाहिए, समझ रहे हैं? बेसिक सही है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोई भी वेक्टर लो, प्रूफ हो ही आएगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। एक्सटर्नल डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स है। प्लीज़ आप ये डायग्राम बनाइए, इसका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टमेटिक मेथड मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। आप डायग्राम बनाइए सिर्फ, फिर और आगे पढ़ते हैं। लिखिए प्लीज़। सो सेक्शन फार्मूला हुआ इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। अब आप अपने जनरल नॉलेज में आप
सेक्शन फार्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल बोला तो दो दो फार्मूले होने चाहिए, एक ज्योमेट्री वाला जो 10th से आप पढ़ रहे हैं और एक अभी उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। इन्हीं सेक्शन फार्मूले इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के 5 एप्लीकेशंस है। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके कुछ और फार्मूले डिराइव करते हैं और उन 5 में सबसे पहले है मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, इन सेंटर फार्मूला, सरकम सेंटर का फार्मूला और ऑर्थो सेंटर का फार्मूला। इसमें से मैं मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला अभी बता देता हूँ। कल ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर के फार्मूले कर सकते हैं हम लोग। आप घर से ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर की ज्योमेट्री कौन होते हैं वो, उनकी डेफिनेशंस और कुछ और भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप पढ़ के रखिए। बाय द जेई वालों को मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा तो फिर कल रिवीजन होगी, वैसे आप घर से भी करके आएँ। सो बात करेंगे सेक्शन फार्मूला इंटरनल, सॉरी अब बात किसी करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो एक सेगमेंट है ए बी दिख रहा है आपको और उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है एम। बहुत ही कॉमन सेंस है कि मिड पॉइंट फार्मूला प्रूव करना है तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y1 प्लस y2/2, वैसे ही m बार क्या होगा, a बार प्लस b बार/2 होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो जो फार्मूले थे कोऑर्डिनेट्स के हैं या पोजीशन वेक्टर्स में। तो जिन वेक्टर्स के फार्मूले हैं वो डायग्राम में शो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए आप देखें a बार b बार एंड m बार क्या है, a बार b बार m बार, ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड ओरिजिन किसके, a b और m के। रही बात इसके प्रूफ की, तो इसके दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अभी आपने सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन पढ़ा। सेक्शन फार्मूले इंटरनल डिवीजन में बोला कि इफ p डिवाइड्स a b इंटरनली रेशो इन द रेशो m is to n देन p बार इज m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस। उस तरीके से देखा जाए तो अगर ये m इसका मिड पॉइंट है तो ये रेशो 1:1 होगा। रेशो 1:1 होगा तो फार्मूले के हिसाब से m बार इज 1 टाइम्स b बार प्लस 1 टाइम्स a बार अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 1 2, खत्म हो गया। है कि नहीं समझ रहा आपको? अच्छा, लेकिन मुझे एक और इसका गावरान मेथड बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूं, मैं वो पढ़ाता हूं। क्या वेक्टर am, हाँ बोलो दादा, बोलो कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। जी, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो उसमें आपको m के टर्म में आप पैरेललोग्राम की ट्रायंगल लॉ कैसे, जैसे हाँ अभी मैं उसके बारे में आपको, आप उस पर घर पर वीडियो हो गया खराब, ऐसे ही हमारे वीडियो खराब होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लिप्स हम आपको भेजते नहीं हैं। अब देख भाई, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। हमेशा लाइफ में एकदम सरल सोचना चाहिए। जो जितना ज़्यादा सरल सोचेगा ना उसकी लाइफ उतनी स्मूथ जाती है। जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचेगा ना वो उतना ज़्यादा लाइफ में ट्रैप हो जाता है। अच्छा, मैंने तुम्हारा मेथड सुना नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा बुरा लगता है, मैं ऐसा ब्लंटली उसकी बात को कट कर देता हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा 11th में मेरी आदत, क्यों? क्योंकि मुझे भी ये समझ है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा। तो कभी कभी क्या किसी को रोका तो सामने वाला नाराज़ हो जाता है, लेकिन भरोसा रखिए वो जो रास्ता है इतना खतरनाक, जंगल, खूंखार शेर, जंगली प्राणी मिलते हैं, तो इसीलिए भले सामने वाले को बुरा लगे मैं उसको ब्लंटली कट करके रोक देता हूँ कि भाई रुक जा। नहीं, मैं बोला ना, फिर बाद में आपको एहसास होगा कि वो रास्ता सही नहीं था। ज़रूर मेरे साथ में चलेंगे, घर पे उस रास्ते पे जाएंगे और करेंगे। फिलहाल मैंने कहा सरल सोचो। एक सरल ये सोचा कि m पॉइंट जो है वो ए बी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए m:n के बजाय 1:1 कर दिया, डिराइव हो गया। दूसरा, ये m, क्या आपको वेक्टर am और वेक्टर mb दिख रहे हैं? क्या आपको नहीं दिख रहे? दिख रहे। कौन? वेक्टर am और वेक्टर mb। और कैसे दिख रहे हैं? वो दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो वो एक दूसरे के पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे। अच्छा, पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे, कितने स्केलर मल्टीपल होंगे? उसके लिए मैग्नीट्यूड में रिलेशन चाहिए। अरे लेकिन दादा, मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्यों?
क्योंकि m उसका मिड पॉइंट है। अरे मिड पॉइंट है तो ये लेंथ am और लेंथ mb सेम होगी ना, और लेंथ am और लेंथ mb सेम है तो मतलब वेक्टरों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, दिख रहे, इसका तो दोनों वेक्टर सेम हुए ना। आपने इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था ना, मैग्नीट्यूड्स भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड्स भी सेम। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं क्या करूं, तो वेक्टर am इज इक्वल टू वेक्टर mb होगा ना। वेक्टर am और वेक्टर mb इक्वल होंगे, वेक्टर am और bm नहीं। bm लेंगे तो फिर क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, वो एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स हो गए, इसीलिए वो अलजेब्रा पढ़ाया था इतना सुंदर। सो बस am बोले तो m बार माइनस a बार, mb बोले तो b बार माइनस वॉट m बार। सो ये m बार इधर आया, 2m बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, m बार इक्वल टू a बार प्लस b बार बैठ गया। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन पढ़ा, एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा, अभी आगे और सेंट्रॉइड फार्मूला पढ़ाता हूं। इन सब का यूज है, इन सब का यूज करके आपको एग्जांपल्स करने हैं। चलो फटाफट चलते हैं सेक्शन फार्मूला, सॉरी किसमें, सेंट्रॉइड फार्मूले। उम्मीद है आपने नाम तो सुना होगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। मैंने बहुत बार बोली है ये चीज कि दुनिया के किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस, आप सुन रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस एक ही जगह पर मिलती है। तो ये मैंने कहा किसी मैथमेटिशियन का अचीवमेंट नहीं था, ये तो एक नेचुरल प्रकृति है। आप भी कोई 5वीं का बच्चा भी आप ट्रायंगल बनाओ, उसको बोलना बेटा 3 मीडियन अपोजिट साइड मीडियन, वो ड्रॉ करेगा, बोलेगा अंकल एक ही जगह पे क्रॉस हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जेई में शानदार कि जहां भी संगम होता है नदियों का वहां मेले लगते हैं, याद आ रहा है क्या आपको। तो ये 3 मीडियंस का संगम है, तो जहां संगम होगा तो वहां मेले लगेंगे। ऐसा ही संगम इन सेंटर पे भी लगता है। जैसे अपने अभी तीर्थ होते हैं ना, नासिक में तीर्थ है, पता है आप लोग सुनने देश के, मेरे भारत देश के, नासिक में तीर्थ होता है, हरिद्वार में तीर्थ होता है, समझ रहे, तो अलग अलग जगह। तो वैसे इन सेंटर एक संगम की जगह, बस उम्मीद समझ गया, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, इफ दे से इफ एबीसी इज अ ट्रायंगल, सुन रहा है तुम, एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड इफ जी इज द सेंट्रॉइड, ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है, बोलते हैं देन प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3, वेयर ए बार बी बार सी बार एंड जी बार आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C and G respectively with respect to origin, some origin O। ट्रायंगल बनाया ABC, किसकी चर्चा कर रहा हो, किसका प्रूफ करना है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस होता है तो हर मीडियन पर सेंट्रॉइड होगा ना। तो कोई भी एक मीडियन ड्रॉ करो, तो मैंने बोला लेट AD बी द मीडियन। क्या ये लग रही है क्या मीडियन है, ये मैथमेटिकली तब तक मीडियन नहीं कहलाएगी जब तक ये न करे कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। और क्योंकि वो हर मीडियन पर होता है, इसीलिए आपने अपने तरफ से जो थ्योरम की स्टेटमेंट में उसमें D के बारे में कोई बात नहीं करते। थ्योरम की स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बोला कि ABC एक ट्रायंगल और G इसका सेंट्रॉइड है, लेकिन आप मैं तुम सब जानते हैं कि G पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस होता है, तो हर मीडियन पर होगा। मैंने एक मीडियन ली तो ऑटोमेटिक D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी AB लिया क्या, चलो A इधर लिया तो कोई नाराजगी तो नहीं है, ABC ऐसा लिया तो ऑटोमेटिक ये एक और गिवन हो गया कि D जो कौन है वो BC का मिड पॉइंट है। भाई समझा क्या। अच्छा सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहा, तो सेंट्रॉइड को भी तो शो करना पड़ेगा। सेंट्रॉइड हर मीडियन पर होता है तो इस पर भी होगा और इस पर भी होगा और कहीं पर भी नहीं होता। वो आप जानते हैं स्कूलों में पढ़ा होगा, मैंने भी आपको जेई में पढ़ाया कि G डिवाइड सेगमेंट मीडियन AD इंटरनली इन द रेशियो 2:1। मुझे उम्मीद है आपको समझ रहा कि क्यों ये सेक्शन फार्मूलों के एप्लीकेशंस है। G इज डिवाइडिंग AD इंटरनली इन द रेशियो 2:1, देयरफॉर यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हाँ, सेक्शन फार्मूला किसके टर्म में लिखेंगे आप लोग, वेक्टर्स के टर्म में। तो वो वेक्टर्स दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं। लेट A बार B बार
C bar, okay, D bar, G bar be the position vectors of the points A, B, C, D, G respectively with respect to some origin हो। अब G क्योंकि डिवाइड कर रहा AD को इंटरनली 2:1 के रेशियो में, तो G का पोजीशन वेक्टर G बार क्या होगा, M B बार प्लस N A बार। अरे पढ़ा ना आज, M B बार प्लस N A बार अपॉन M प्लस, जैसे MX2 प्लस NX1 कर, तो क्या होगा, दिस इज 2 D बार प्लस 1 A बार अपॉन 2 प्लस 1। लेकिन मुझे G बार को एक्सप्रेस करना है A बार B बार C बार में, मतलब D बार नहीं चाहिए, D तो वैसे ही अपन ने लाया, तो D को उड़ाना पड़ेगा। तो D कौन है, D B C का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से D बार इक्वल टू B बार प्लस C बार बाय 2 होगा। डायरेक्ट 2D बार इक्वल टू B बार प्लस C बार ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। तो अगर डायरेक्ट मैंने G बार में 2D बार को अगर B बार प्लस C बार प्लस A बार बाय 3 लिखा, तो दिस शोज G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय क्या होगा, 3 होगा। ये वेक्टरों का सेंट्रॉइड फॉर्मूला। दो बातें क्लियर कर दूंगा, इनका बिहेवियर वही है क्योंकि ज्योमेट्री सेम है। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या रहता था, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, याद है ना आपको। तो वैसे G बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3 है, जहाँ G बार जो है G का पोजीशन वेक्टर है, A बार B बार C बार A B C के पोजीशन वेक्टर है। हाँ, दूसरी बात ये बता दूं कि जिनके टर्म में फार्मूला है, जिन वेक्टरों के टर्म में फार्मूले, वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। A बार B बार C बार दिख रहे क्या आपको, G नहीं। सपोज ये ओरिजिन होता है यहाँ पे, तो ये है A बार B बार, ओके मैं शो कर सकता हूँ, ऐसा एग्जाम में मत शो करना, समझ रहे हैं। ऐसे सिर्फ फॉर द नॉलेज की, O अगर यहाँ होगा ओरिजिन, तो ये है A बार, ये है B बार, ये है C बार और ये है D बार, समझ रहे ना। ऐसे रस्सी से कोई फ्रेम पकड़ते हैं, समझे ना, ऐसे वो वेक्टर शो, डायग्राम आपको सादा ही शो करना। तो आज हम लोगों ने चल रहे हैं, समझ गया, चल रहे हैं। मेरा भी घर जाना है, मेरा घर परिवार बच्चे हैं, तेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने 4 फार्मूले पढ़े, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, ओके, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। सारे फार्मूले पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में हैं, वो पॉइंट्स के। स्टेट बोर्ड में ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चारों थ्योरम्स के प्रूफ्स मैं आज ही आपको नोट्स भेजूंगा, सिस्टमेटिक अच्छे से लिखें, प्रैक्टिस करिए डायग्राम बना के, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तो कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इतना भी हम पढ़ चुके हैं कि एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा पढ़ेंगे, लेकिन मेरी भी इच्छा ये है कि आप प्लीज़ घर पे पढ़िए, जो घर पे पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। पढ़िए घर पे, रोज़ कहता हूँ।